साथियों, क्या आप यूपीएससी 2020 अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं? तो हम लेकर आए हैं आपके लिए निश्चय यूपीएससी 2020 बैच। इसके लिए डाउनलोड कीजिए हमारी एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप या फोन कीजिए हमें निम्नलिखित नंबरों पर। हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप सभी का आधा दिन बीत चुका है जो कि बहुत अच्छा रहा होगा और बाकी का दिन भी आपका मंगलमय हो, शुभ हो। ठीक है, देखो आप लोगों की पहली नोटिफिकेशन में दे दूँ तो सामने पोस्टर है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो पूरी की पूरी एक टाइम टेबल आने वाला है वो विवेक सर लेकर आ रहे हैं 3 बजे। ठीक है, तो ये टाइम टेबल जरूर आप लोग देखना। बहुत सारे जितने भी डाउट होंगे कि तैयारी कैसे करनी है, क्लासेस कैसे होगी, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस का कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप एक बार देखना जरूर। क्लास मस्ट वॉच है आपकी जो 3 बजे होगी। तो विवेक सर पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को वहां पर बता देंगे। चलिए, तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके। और स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, या अगर मैं हिंदी में बोलूं हम कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं उनके आकार के अनुसार। अगर मैं साइज के अनुसार की बात करती हूँ, क्योंकि कल हम ये टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, तो कल हमने सिर्फ 1 या 2 कंप्यूटर ही पढ़े थे, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। बहुत कंप्यूटर हमारे रह गए हैं जो हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे अपनी मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ। आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। अच्छा, मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कि भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया गया था। अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था भाई पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था और क्यों ये मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाए जाते हैं। ठीक है, हम हर एक कंप्यूटर को पढ़ते हैं क्यों ये कंप्यूटर बनाए जाते हैं। भाई माइक्रो कंप्यूटर क्यों बनाया गया, मिनी कंप्यूटर क्यों बनाया गया। तो जैसे जैसे जरूरत के अनुसार इंसान को जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे कंप्यूटर का निर्माण होता गया। अब भाई सबसे पहले हर एक घर में तो कंप्यूटर होता नहीं था, हर एक इंसान के पास कंप्यूटर तो होता नहीं था। अब तो आप देखोगे लैपटॉप हर घर में मिलता है, स्मार्टफोन हर एक व्यक्ति के पास मिलता है। तो पहले के टाइम में सिर्फ कंप्यूटर वही लोग चलाते थे जो या तो वैज्ञानिक थे, जो या तो साइंटिस्ट थे, या फिर वो मैथमेटिशियन थे। ठीक है, जो गणित के बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले को कैलकुलेट करते थे, तो उनके लिए कंप्यूटर बनाया जाता था। अब जैसे जैसे लोगों ने कंप्यूटर चलाना शुरू कर दिया वैसे वैसे कंप्यूटर का साइज भी छोटा होता गया ताकि ज्यादा लोग उसको चला सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में, और यहाँ पर आप लोग आंसर भी कर रहे हो यूनिवैक फर्स्ट, जो कि बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो ये आपका यूनिवैक प्रथम, ये आपका फर्स्ट कंप्यूटर था मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, यूनिवैक कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये एक ऐसा कंप्यूटर बनाया गया था जो कि व्यवसाय के लिए बनाया गया था, मतलब कॉमर्शियल यूज के लिए था। उन लोगों के लिए इस कंप्यूटर का निर्माण होता है जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग व्यवसाय करते हैं, तो उनके लिए कंप्यूटर बनता है। ठीक है, व्यवसाय के लिए ये कंप्यूटर बनाया जाता है जिसका नाम होता है यूनिवैक प्रथम। और इसको बनाने वाले वही दोनों वैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था, और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था जो कि बनाया गया था जे पर्सपर एकर्ट और जॉन मॉकले के द्वारा। ठीक है, तो उन्हीं दोनों ने यूनिवैक प्रथम बनाया। अब देखो, आप में से किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था, मैंने कल की क्लास के कमेंट देखे थे, तो आपने पूछा था कि मैम आपने यूनिवैक बताया था पहले कि ये जॉन वॉन न्यूमन के थ्रू बनाया गया था। ठीक है, अब आप जे पर्सपर एकर्ट बोल रहे हो। तो देखो, जो मैंने पहले आप लोगों को लिखवाया था ना, उसमें मैंने ये भी लिखवाया था कि ये 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, देखो होता क्या है, तो आपका एक एडसेक कंप्यूटर बनाया जाता है। इसकी पूरी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, चीजों को रटना नहीं है, समझना है बहुत अच्छे से। तो होता क्या है कि एक स्टोरेज के लिए कंप्यूटर बनाया जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज के लिए आपका एक कंप्यूटर का निर्माण होता है। भाई ये पता चलता है कि हमको एक स्टोर करने के लिए भी कंप्यूटर की जरूरत है, जिसमें हम डाटा को संग्रहित करके रख सकें, डाटा को स्टोर करके रख सकें, क्योंकि अब तक तो कैलकुलेशन ही हो रही थी, बट अब बात आ गई थी डाटा को स्टोर करने की। तो डाटा को संग्रहित करके बनाने वाले जो एडसेक कंप्यूटर था, ये बनाया था आपका जॉन वॉन न्यूमन ने। ठीक है, ये बनाया था जॉन वॉन न्यूमन नाम के वैज्ञानिक ने। अब ये इसी पे काम करते हैं, मतलब जब एक कंप्यूटर बन जाता है तो उसको और बेहतर बनाने के लिए ये काम करना शुरू कर देते हैं। फिर ये उन 2 वैज्ञानिकों की मदद लेते हैं, मतलब अपना आइडिया शेयर करते हैं कि भाई मैंने एक कंप्यूटर बनाया जो कि स्टोरेज के लिए था, अब आप लोग देखो इसमें और क्या बेहतर कर सकते हो। तो वही दोनों वैज्ञानिक मिलकर, जिनका नाम था, एक पहले वैज्ञानिक जिनका नाम है जे पर्सपर एकर्ट, ठीक है, जे पर्सपर एकर्ट, और दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम है जॉन मॉकले। अब क्या करते हैं, तो ये दोनों के दोनों वैज्ञानिक मिलकर इनकी मदद करते हैं, और इन्हीं दोनों का मतलब आइडिया था आप कह सकते हो, या इन्हीं दोनों का डिजाइन था जो कि यूनिवैक तैयार हुआ। अब यहां पर देखो, बिल्कुल नहीं रटना कि भाई यूनिवैक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, समझनी है चीजों को। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसका एक प्लस पॉइंट होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया ही इसलिए जाता है ताकि एक बहुत बड़े बहुत भारी डाटा को स्टोर करके रखा जा सके। ठीक है, अब जब हमने कैलकुलेशन शुरू कर दी थी, भाई हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि आपका क्या बना था, कैलकुलेटर बना था, एबेकस बना था। तो जब हम कैलकुलेशन कर चुके, हम गणना कर चुके, अब बात आती है स्टोरेज की। ठीक है, तो बहुत बड़ी मात्रा में अगर हमें किसी भी चीज को बहुत बड़ी मात्रा में अगर हमें डाटा को स्टोर करना है तो हम कौन से कंप्यूटर की मदद लेते हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए जिस कंप्यूटर की मदद ली जाती है वही कंप्यूटर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर पहला यूनिवैक था क्योंकि इसमें व्यवसाय के लिए बनाया गया था, और जब भी आप बिजनेस करोगे तो जाहिर सी बात है आपको डाटा स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको पहला व्यवसाय से रिलेटेड या पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। क्लियर, चलो आया समझ में यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, नहीं भाई मूड खराब करके नहीं पढ़ना है ना, जब पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल हंसी हंसी खुशी खुशी पढ़ाई किया करो, बहुत सारी चीजें झटपट समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जब भी पढ़ा करो, देखो अब टाइम है कम, टाइम हम कम ही कहेंगे इसे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन भी करना है। खाली पढ़ने से चीज़ें समझ में आती हैं, बट रिवीजन करने से चीज़ें पक्की हो जाती हैं। ठीक है, तो दिल खुश करके पढ़ा करो भाई, पढ़ाई आपको आपके सपने तक ले जा रही है। अब मायूस होकर पढ़ोगे तो काम थोड़ी ना चलेगा। चलो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो ये साइज में बड़े होते हैं अगर मैं कंपेयर करती हूँ मिनी या माइक्रो कंप्यूटर से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज में बड़े होते हैं अगर इसके कंपैरिजन किया जाए किससे, तो ये बड़े होते हैं मिनी फ्रेम आपका बड़े होते हैं जो मिनी कंप्यूटर होता है उसके द्वारा अगर देखा जाए, या फिर हम बात करते हैं अगर माइक्रो कंप्यूटर तो उससे। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो नोट्स अगर आप बना रहे हो तो ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक चीज लिख सकते हो, यहां पर लिखना मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, यहां पर लिखना मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये बड़ा होता है। फिर इससे छोटा आता है आपका मिनी कंप्यूटर जो हमने कल पढ़ा था, और मिनी कंप्यूटर से छोटा या आप बोल सकते हो सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये सस्ता भी आता है क्योंकि भाई हमें इतना ज़्यादा डाटा तो स्टोर करना नहीं है, इसलिए हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा
मिनी कंप्यूटर से बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इन सब का पापा कौन हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। तो ये सबसे ही बड़ा भयंकर कंप्यूटर है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बस आप ये एक डायग्राम बना लेना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भाई कि अरेंज करो इसे, सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है और सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है, आकार के अकॉर्डिंग, उसकी स्टोरेज क्षमता के अकॉर्डिंग, या उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में इतनी चीजें समझ में आई। अभी इसमें और भी चीजें हैं कि किसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और क्या बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ लोग ही इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करती हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका मल्टी यूजर होता है। ठीक है, आप लिख सकते हो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। कौन सा? तो ये आपका मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। कौन सा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा यूजर, एक से ज्यादा व्यक्ति इसे एक टाइम में इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर? बहुत सारे लोग इसको एक ही टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो यहां पर क्वेश्चन उठता है कि अगर बहुत सारे लोग इसको एक ही टाइम पे इस्तेमाल करेंगे तो कोई ऐसा उदाहरण होना चाहिए, कोई ऐसा एग्जाम्पल भी होना चाहिए जिससे क्लियर हो जाए ये बात। तो ठीक है, यहां पर देखो अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं ज्यादातर एग्जाम्पल लेती हूं जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है उसका। तो सरकार क्या करती है भाई, सरकारी जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है। अब जब वैकेंसी निकलती है आप लोगों की, तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। भाई रजिस्ट्रेशन करते हो ना आप लोग, तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही वैकेंसी निकली, ठीक है, जिस दिन आपकी वैकेंसी निकली तो उस दिन वैकेंसी बेशक भाई 6000 निकली हो, 7000 निकली हो या 4000 निकली हो, वैकेंसी बेशक आपकी हजारों की संख्या में निकलती है, लेकिन फॉर्म फिल होते हैं लाखों की संख्या में। तो क्या एक ही बच्चा एक टाइम पे वैकेंसी का फॉर्म फिल करता है? क्या एक ही रजिस्ट्रेशन होता है? बिल्कुल भी नहीं। देखो एक चीज तो आपने भी ट्राई की होगी, आप दो बेस्ट फ्रेंड गए होगे एक साथ साइबर कैफे, आपने सोचा होगा फटाफट से हम दोनों क्या कर लेते हैं, वैकेंसी को फिल कर देते हैं और हमारी जो सीट होगी वो आसपास आएगी। पर क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं होता। आपने कोई रजिस्ट्रेशन फिल किया और जस्ट तुरंत दूसरे आपके फ्रेंड ने किया, उन दोनों के बीच में भी बहुत सारी संख्याओं का या बहुत सारे डिजिट का गैप आ जाता है। क्लियर? क्यों आता है? क्योंकि लाखों लोग हैं जो भर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो सोशल साइट होती है, ठीक है, एक मिनट, वो जो सोशल साइट होती है या वो जो गवर्नमेंट का पोर्टल होता है उसे हम गवर्नमेंट का पोर्टल कहेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट का जो पोर्टल होता है, पोर्टल का मतलब एक पूरा जो सिस्टम होता है सरकारी। ठीक है, तो जो सरकारी पोर्टल होता है ये सरकारी सिस्टम होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका सारा डेटा स्टोर हो जाता है ऑनलाइन। यहाँ पर हजारों से भी ज्यादा यूजर एक टाइम में काम कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपका इसी चीज का है जो वैकेंसी निकलती है। नहीं तो अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं तो बैंकिंग में भी यहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। क्लियर? बैंकिंग में भी आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो कैसे किया जाएगा, क्योंकि बैंकिंग में भी बहुत सारे लोगों का डाटा रखना पड़ता है इकट्ठा करके। भाई नहीं तो कोई बंदा आकर बोल देगा ना कि भाई मेरे तो पैसे 20,000 थे, 10,000 कैसे बचे हैं। तो बैंक को हर एक डाटा इकट्ठा करके रखना पड़ता है, तो यहाँ पे भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। छोटा सा एग्जाम्पल, सपोज करो दिल्ली में आपने अपना एक अकाउंट खुलवाया, कोई भी बैंक ले लेते हैं हम, ABC कोई बैंक है, वहां पे आपने दिल्ली में अपना अकाउंट खुलवाया। ठीक है, आप खाता धारक हो किसी ABC बैंक के, दिल्ली में आपका अकाउंट खुला है, मतलब आपका जो एक होम ब्रांच है वो दिल्ली बन गई। अब शादी के सिलसिले में आप लोगों को जाना पड़ गया जम्मू, है ना, हम जम्मू जाते हैं वैष्णो देवी। ठीक है, हम इधर चले जाते हैं, तो हम लोगों को शादी के सिलसिले में इधर जाना पड़ गया जम्मू। अब शादी ब्याह में खर्चा होता है, हमने ATM से पैसे निकाले, दिल्ली में हमारा बैंक था, ATM हमने जम्मू का इस्तेमाल किया, तो क्या ट्रांजैक्शन दिल्ली तक नहीं आती? सपोज करो 1 लाख रुपए आपके बैंक में थे, है ना, भगवान करे सबकी बैंक में आ जाए, है ना, तैयारी करो अच्छे से, जॉब लग जाएगी तो होगा। ठीक है, 1 लाख रुपए आप लोगों के बैंक में थे और जम्मू जाकर आपने 20,000 रुपए निकाल लिए, खर्च हो गए। क्लियर? अब क्या आप दिल्ली वापस आओगे तो 1 लाख के 1 लाख बने रहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 80,000 हो जाएंगे। 20,000 रुपए चाहे आप कहीं से भी निकालो, बैंक तक वो ट्रांजैक्शन पहुंच जाती है थ्रू मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लियर? तो यहाँ पे भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम होता है। जिस भी जगह बहुत भारी मात्रा में डाटा की स्टोरेज की जरूरत पड़ती है वहां मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। क्लियर? ओके, आया समझ में?
और अब इस चीज को ना ध्यान से समझना, बिल्कुल सही भाई, रेलवे टिकट किसी स्टूडेंट ने बताया, बहुत सही। जो रेलवे टिकट होती है, जो हम रेलवे के लिए आरक्षण करते हैं, वहां पे भी इस्तेमाल मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही होता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक अकेले के लिए, एक बंदे के लिए एक ही ट्रेन चलेगी, तो ट्रेन के अंदर बहुत सारे पैसेंजर होते हैं, उनके टिकट्स के लिए भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप अगर एग्जाम्पल देखोगे या फिर आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हो जो आपकी गवर्नमेंट पोर्टल होते हैं वहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट पोर्टल में इसका इस्तेमाल होता है, बैंकिंग में इसका इस्तेमाल होता है, या फिर इसके साथ ही आप बता सकते हो रेलवे रिजर्वेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो रेलवे आरक्षण होता है या रिजर्वेशन हम करते हैं सीट के लिए, तो यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। क्लियर? ध्यान से पढ़ना, क्योंकि लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगी, है ना। ऐसे ही नहीं जाना है कि पढ़ लिया और जब क्वेश्चन पूछने की बारी आई तो आप गायब हो गए। चलो, समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लेना भाई, ये एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोगों का मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करती हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर किन दोनों का मिला जुला रूप होता है? क्लियर? मेन फ्रेम कंप्यूटर किन दोनों का मिला जुला रूप होता है, या फिर जो हम लोग हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है, हम लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग हैं भाई, चिंटू मिंटू पिंटू जो भी नाम है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं किसी गवर्नमेंट साइट पे या बैंकिंग के लिए ऑनलाइन बैंकिंग की सेवा पे जाते हैं, वहां पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों को उस मेन फ्रेम कंप्यूटर से कौन जोड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के। ठीक है, हम लोगों को मेन फ्रेम कंप्यूटर से कौन जोड़ता है? कौन है वो? ठीक है, जो हम लोगों को मेन फ्रेम कंप्यूटर से जोड़ता है, तो याद रखना है यहाँ पर एक डंब टर्मिनल होता है। एक नया नाम आया है, इसको भी समझेंगे पूरी तरह से। तो एक डंब टर्मिनल होता है जो हम लोगों को किससे जोड़ता है? तो हम लोगों को ये जोड़ता है टर्मिनल। ठीक है, हम लोगों को ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से जोड़ता है। अब टर्मिनल का मतलब क्या होता है? टर्मिनल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेजना। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डेटा वन टू अनदर, जो भी साइट, जिस भी साइट पे आप डेटा को भेज रहे हो, तो एक जगह से दूसरी जगह डाटा को भेजना कहलाता है डंब टर्मिनल, सिर्फ टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल का मतलब होता है डाटा को स्विप करना। टर्मिनल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेजना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेजना क्या कहलाता है? तो ये टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेजना। अच्छा, डेटा मतलब पता है ना, जो डेटा हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, मैं डेटा बोले जा रही हूँ, डेटा को भेजना, भाई जगह मत लिखना, यहाँ पे भेजना आ जाएगा। डेटा का मतलब क्या होता है? तो जो भी एक तरीके से जानकारी हमें मिल पा रही है, या जो भी जानकारी हम सर्च करते हैं, ठीक है, तो भाई एक तो हो गई अर्थपूर्ण जानकारी जो कि हमें नेट पे मिलती है, और एक होती है अर्थहीन जिसका कुछ अता पता ही नहीं। जैसे हमने डाल दिया FB, हम पूरा नाम तो लिखते नहीं भाई, http://www.facebook.com और फिर लिख दिया हमने होम पेज, तो ऐसा तो हम लिखते नहीं, हम डालते हैं सिर्फ FB। तो ये डाटा है भाई, इसका कोई लेखा जोखा थोड़ी ना है, बट वो तो कंप्यूटर की गनीमत है कि वो पूरा एड्रेस अपने आप उठा देता है, URL अपने आप ही ले लेता है, वो कुकीज के थ्रू होता है। ठीक है, तो जो वो URL अपने आप ले लेता है ना कंप्यूटर, तो वो आपका क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है, वो अर्थपूर्ण है। ठीक है, तो ये तो डाटा और इंफॉर्मेशन की रही बात। टर्मिनल समझ में आ गया? तो टर्मिनल क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह डाटा को भेजना, ये काम होता है टर्मिनल का। टर्मिनल होते हैं 3 तरीके के। ठीक है, टर्मिनल होते हैं 3 तरीके के। पहला टर्मिनल होता है आपका, यहाँ पर देखेंगे तो टर्मिनल 3 तरीके के होते हैं। पहला टर्मिनल होता है डंब टर्मिनल, पहला होता है आपका डंब टर्मिनल। दूसरा टर्मिनल आता है यहाँ पर आप लोगों के लिए जो होता है स्मार्ट टर्मिनल, और तीसरा टर्मिनल होता है आप लोगों का इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है, तीसरा होगा आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल। अगर किसी को पता हो तो भाई मोस्ट वेलकम, आप लोगों को बताना है। ठीक है, झिझकना मत, बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही होगा और तो कुछ होने वाला नहीं है, बट उस गलती से आप सीखोगे, है ना। चलो, तो क्या होगा? ओके, हाँ, स्मार्ट टर्मिनल, डम टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल, ये 3 टर्मिनल आपके पाए जाते हैं अगर हम एक कंप्यूटर की बात करते हैं। देखो, डम मतलब क्या होता है? ये जो डम शब्द है इसका मतलब क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा, जब छोटे छोटे हम बच्चे थे या तो ट्यूशन में जाते थे या स्कूल में जाते थे, तो जो बिल्कुल बेवकूफ़ बच्चा होता था ना, बेचारे को कुछ पता नहीं होता था, तो उसको टीचर बोलते थे ये बिल्कुल डम है, ऐसे बोला जाता था ना। तो वही इस टर्मिनल का काम होता है। डंब टर्मिनल का काम क्या होता है? ना तो ये डाटा को प्रोसेस करेगा,
मतलब प्रोसेस करेगा ही नहीं, प्रोसेस करना ही नहीं आता है इसको, और ना ही डाटा को स्टोर करता है। तो डंब टर्मिनल ना तो ये प्रोसेस करता है, डाटा को प्रोसेस नहीं करेगा, और ना ही ये डाटा को संग्रहित करके रख सकता, ना ही स्टोर करेगा। फिर करेगा क्या? सिर्फ इसका दो ही काम होता है भाई, डाटा को सेंड करना या डाटा को रिसीव करना। तो या तो ये डाटा को रिसीव करेगा या फिर सेंड करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखवाया है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से कौन जोड़ता है? डंब टर्मिनल। क्योंकि जो हम भेजते हैं वो डाटा को क्या करेगा? किसी और को सेंड कर देगा, और जो डाटा हमें मिलता है थ्रू ईमेल हो गया या मैसेजिंग हो गया, तो वो हमें डाटा मिलता है रिसीव। तो ये दोनों काम करने वाला कौन? डंब टर्मिनल। याद रखना, ना प्रोसेस होगी और ना ही इसके अंदर स्टोरेज होती। अगर मैं बात करती हूँ स्मार्ट डाटा की या फिर स्मार्ट टर्मिनल की, तो स्मार्ट टर्मिनल थोड़ा सा स्मार्ट बन जाएगा। फिर भी इसके अंदर क्या होता है? तो ये प्रोसेस तो कर लेता है, ये प्रोसेस तो कर लेता है, लेकिन ये स्टोर नहीं कर पाता। ये प्रोसेस तो कर लेता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता। अगर मैं एक उदाहरण से समझाऊं तो देखो, जैसे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर के अंदर मोस्टली आपका स्मार्ट टर्मिनल काम करता है। आप क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो। सपोज मुझे कोई डिजिट कैलकुलेट करनी है, 250 मल्टीप्लाई बाय 249, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? तो इसके अंदर मेरा स्मार्ट टर्मिनल काम करेगा, प्रोसेस तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दे देगा, पर वो डाटा कहीं स्टोर नहीं होता, ठीक है। तो ये काम होता है किसका? स्मार्ट टर्मिनल का। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेलिजेंट टर्मिनल की। तो ये दोनों में माहिर है। इंटेलिजेंट है तो क्या होगा भाई? इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत सुपर डुपर हिट हो जाएगा। तो ये दोनों ही काम करेगा, डाटा को प्रोसेस भी करता है और डाटा को स्टोर भी करता है। क्लियर? बिल्कुल। तो यहाँ पे याद रखना, अगर बात करते हैं हम इंटेलिजेंट की, तो इंटेलिजेंट दोनों काम करता है, प्रोसेस करने का भी, स्टोर करने का भी। जैसे मूवी आप कोई डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो जो मूवी डाउनलोड कर रहा है वो तो डंब टर्मिनल है, लेकिन जो स्टोर करके आपके रोम के अंदर डाल देता है, हार्ड डिस्क के अंदर डाल देता है, वो आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल है। दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं तो अब आपको समझ में आ गया भाई टर्मिनल क्या होते हैं और कौन सा टर्मिनल कहाँ पे इस्तेमाल होता है और क्यों मेन फ्रेम के अंदर डंब टर्मिनल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। अब इसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो कौन से बिट माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है, तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर मेनली 2 ही बिट माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसके अंदर एक तो 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होगा, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, और एक आपका 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर, इन दोनों का इस्तेमाल होता है किसके अंदर? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, आपने कभी सोचा, हाँ पीडीएफ पहले ले लो, पीडीएफ मिलेगी नहीं मिलेगी, नोट्स बना लो भाई, नोट्स बनाओगे बहुत सारी चीजें उसमें करेक्ट होंगी, क्लियर होंगी, है ना। चलो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो जब भी कोई कंपनी कंप्यूटर लॉन्च करती है, चलो ये तो मेन फ्रेम है, मैं सुपर कंप्यूटर की बात लेकर चलती हूँ, या कोई भी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो, तो आपने सुना होगा भाई मेरा लैपटॉप तो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, मेरा लैपटॉप तो 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसका मतलब क्या होता है? हम खरीद तो लेते हैं भाई 64 बिट है, ज्यादा है, इसका मतलब खरीद लो, पर काम क्या होता है? ये 32 बिट और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है, देखो एक बिट क्या होता है, एक बिट में क्या होता है? तो सिर्फ 0 और 1 होता है। मतलब यहां पे अगर मैं एक बिट के प्रोसेसर की बात करती हूं तो ये 1 सेकंड में सिर्फ 2 ही ऑपरेशन कर सकता है। कितने? तो 1 सेकंड में सिर्फ 2 ही ऑपरेशन कर सकता है, या तो ऑफ करेगा या ऑन करेगा। भाई 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। और ये बाइनरी डिजिट देने वाले कौन से व्यक्ति थे? बाइनरी डिजिट देने वाले कौन से व्यक्ति थे? बता दो एक बार। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है रिंकू द्वारिया जी, सही बता रहे हो आप, एग्जाम्पल, ठीक है। बट यहाँ पे बताओ, ये बाइनरी डिजिट जो 0 1 यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन ऑफ, इसको देने का श्रेय किसको जाता है? कौन से साइंटिस्ट थे? तो उनका नाम था गॉटफ्राइड, उनका नाम था गॉटफ्राइड लेबनिज, ठीक है। कौन थे? तो गॉटफ्राइड लेबनिज। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही तो 0 1 दिया था, बाइनरी नंबर को देने का श्रेय इनको ही जाता है। क्लियर? तो बस यहाँ पर आप देखो, अगर मैं 1 बिट की बात करती हूँ तो सिर्फ 2 ही ऑपरेशन होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 बिट माइक्रो प्रोसेसर, तो इसका मतलब 0 0 0 1 1 1 और 1 0, यहाँ पे 4 ऑपरेशन कर सकता है 1 सेकंड में। तो यहाँ तो सोचो अभी हम सिर्फ 1 और 2 ही बिट की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 32 बिट और 64 बिट की बात हो रही है। मतलब एक टाइम पे, अगर मैं 64 बिट की बात करती हूँ तो एक टाइम पे 9 मिलियन 64 लाख प्रोसेसर आपके हो सकते हैं।
इतनी जल्दी से वो बिजली को सप्लाई करेगा, इतनी जल्दी से वो इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करेगा हर एक पार्ट में कंप्यूटर के, कि वो फटाफट से क्या करना शुरू कर देता है, प्रोसेस करना शुरू कर देता है। तो यही पूरी कहानी होती है 32 बिट और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर की। क्लियर? जब भी कोई कंप्यूटर लॉन्च होता है ना, तो ये जरूर देखना, जब भी कोई कंप्यूटर लॉन्च होता है तो ये जरूर देखना, वहां पे जो भी उसे लॉन्च करेगा जरूर बोलेगा कि ये जो कंप्यूटर लॉन्च हो रहा है ये 64 बिट का है या 32 बिट का है, वो डिसाइड करता है उसकी स्पीड को। ठीक है, चलो आगे चले। यहाँ पे आगे अब आप देखोगे सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ तो बात हमने कर ली भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर की, कैसे होता है, क्या काम करता है और क्या क्या चीजें इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, बताना है आपको जल्दी से। पहला सुपर कंप्यूटर, सुपर छोटी ई आएगी, ठीक है, छोटी ऊ, तो आ जाएगा पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, जो कि पूरे विश्व की बात कर रही हो अभी। पहला सुपर कंप्यूटर का श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, ले सकते हो, दिल्ली के लिए ले सकते हो। हाँ, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जो कि पूरा का पूरा एड्रेस उठाकर दिखा देता है ना। हम FB लिखते हैं, पूरा फेसबुक का एड्रेस दिखा देगा। अगर आप एग्जामपुर का कोई वेब पेज देखना चाहते हो, वेबसाइट देखना चाहते हो, सिर्फ एग्जामपुर लिखो, वो पूरी जितने भी सर्च में ऑप्शन आते हैं वो सारे दिखा देगा, वहां से वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये सारा काम किसका होता है? बेचारे HTTP का होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का होता है। ठीक है, पूरा URL उठाकर आपको दिखा देना। चलो, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की हम बात कर रहे थे, तो आप लोगों को बताना है पहला सुपर कंप्यूटर क्रे-1 आना स्टार्ट हो गया। वेरी वेरी गुड। ठीक है, क्रे-1 से पहले मैंने कुछ बताया नहीं था क्या? अच्छा, ये वाला टॉपिक आपका हो चुका है। क्रे-1 से पहले कोई और सुपर कंप्यूटर नहीं बताया था? अच्छा, CDC 6600 नहीं बताया मैंने, CDC 6600। ठीक है, मैंने बोला था अगर ऑप्शन में ये आए ना तो इसी को टिक लगाना। ठीक है, अगर ये नहीं देता तो क्रे-1 है। तो CDC 6600 ये बनाने वाले वैज्ञानिक थे सीमर क्रे, और इनको ही बोला जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इनको ही बोला जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। इन्होंने ही पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, जिसका नाम रखा गया था CDC 6600। ठीक है, अब आप सोचोगे जब CDC था तो हर बुक में क्रे-1 क्यों दे रखा है? तो वो इसलिए दे रखा है, सुपर कंप्यूटर का मतलब होता है सुपर हो, बिल्कुल सुपर पावर जैसा हो, इसके अंदर स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा हो और ये बहुत ज़्यादा मतलब काम कर सके, बहुत स्पीड से काम करे और स्टोरेज भी ज़्यादा लेकर रखे। तो वही चीज़ इसके अंदर होती है। जब इस पे काम कर रहे थे सीमर क्रे, तो इस पर काम करते 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 इन्होंने जब एक सुपर फास्ट कंप्यूटर बना लिया तो इसी का नाम क्रे-1 रख दिया था। ठीक है, इसी का नाम क्रे-1 रख दिया गया और इसी को फिर हम पहला सुपर कंप्यूटर के नाम से जानने लग गए। ठीक है, तो ये क्या था आपका? क्रे-1 था। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा देखो, इसकी जो पहले वाली क्लासेस थी, क्योंकि यहाँ पे क्लास नंबर 6 है, क्लास आपकी अभी शुरू हुई थी, 5 दिन मतलब 6ठा दिन है आज, तो वो 5 दिन की जो क्लास है, कल की क्लास तो आपको इसी पे मिल जाएगी एग्जामपुर के चैनल पे, लेकिन जो शुरू की 4 क्लासेस होंगी वो आपको एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे मिलेंगी। ठीक है, ओके चलो, CDC 660 था और इसी को बढ़ाकर क्या कर दिया गया? इसी को क्रे-1 बोल दिया गया और फिर यही आपका प्रख्यात सुपर कंप्यूटर से जाना जाने लग गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं सुपर कंप्यूटर की खासियत की बात करती हूँ तो इसकी खासियत क्या होती है? एक तो स्पीड इसकी सबसे तेज हो, पहली चीज इसकी स्पीड सबसे तेज होनी चाहिए। क्लियर? इसकी जो स्पीड हो वो सबसे तेज हो, सुपर फास्ट, तभी तो इसका नाम सुपर कंप्यूटर रखा गया है। दूसरी चीज, इसकी जो स्टोरेज क्षमता हो वो भी बहुत ज्यादा हो, इसकी स्टोरेज सबसे ज्यादा हो, तभी हम फर्स्ट नंबर पे सुपर कंप्यूटर को बोलते हैं। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, फिर मिनी कंप्यूटर आता है और एट द लास्ट माइक्रो कंप्यूटर आता है। क्लियर? तो यहां पर देखना, जो दोनों चीजें सबसे तेज होनी चाहिए, स्पीड भी और स्टोरेज भी, और यही काम था क्रे-1 के अंदर। ठीक है, इसमें भी स्पीड सबसे तेज थी और स्टोरेज भी सबसे तेज थी। सुपर कंप्यूटर को बनाया कैसे जाता है? सुपर को हम सुपर कैसे बनाते हैं? ठीक है, सुपर कंप्यूटर को सुपर कैसे बनाया जाता है? तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो हाईली, आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा हाईली या फिर सबसे उच्च स्तर वाले इसके अंदर प्रोसेसर को लगाया जाता है। सबसे ज्यादा उच्च स्तर वाले हजारों प्रोसेसर को मिलाकर, ठीक है, हजारों प्रोसेसर को मिलाकर यहां पर बनाया जाता है एक सुपर कंप्यूटर। हजारों प्रोसेसर को मिलाकर सुपर कंप्यूटर का निर्माण होता है। क्लियर? सुपर कंप्यूटर का निर्माण होता है। अब यहां पर देखना, सुपर कंप्यूटर का निर्माण होता है। अब देखो, यहां पे अगर मैं बात करती हूं प्रोसेसर की,
आप जो इस्तेमाल करते हो पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, उसमें एक ही प्रोसेसर होता है, तब भी आप उसमें मल्टीटास्क कर सकते हो। भाई एक साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कर रहे हो, एक साथ आपने क्या करा, मूवी भी देख रहे हो, उसके बाद आपने क्या करा, उसमें कुछ लिख भी रहे हो, वर्ड पे या डॉक्यूमेंट फाइल पे जाकर कुछ लिख भी रहे हो। तो जब आप एक प्रोसेसर के साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हो तो ये तो हजारों प्रोसेसर के साथ पता नहीं क्या क्या कर जाएगा, है ना। इसलिए इसको सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। जब एक प्रोसेसर इतनी अच्छी स्पीड देता है तो हजारों प्रोसेसर तो कई लाख गुना स्पीड देंगे, ठीक है। तो ये खासियत होती है सुपर कंप्यूटर की, इसी वजह से हम सुपर कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तो ये देखो दो कंप्यूटर को मिलाकर बनता है, या दो तरीके की प्रोग्रामिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब वो दो प्रोग्रामिंग कैसे होगी, तो यहाँ पे लिखना आप सुपर कंप्यूटर बराबर, यहाँ पर आप लिखना सुपर कंप्यूटर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग प्लस आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। क्या हो जाएगी इसके अंदर, यहाँ पर लिखना पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग प्लस अगर मैं बात करती हूँ मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। ये दोनों तरीके की प्रोसेसिंग को मिलाकर सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग दोनों को मिक्स कर दो, सुपर कंप्यूटर बनकर तैयार हो जाता है। रही बात मल्टी प्रोसेसिंग की, तो वो आप लोगों को पता है। देखो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक साथ बहुत सारे प्रोसेसर सिस्टम में लगे हुए हैं। जो अभी मैंने बताया कि हजारों उच्च स्तर वाले प्रोसेसर को मिलाकर सुपर कंप्यूटर बनता है, तो भाई मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोसेसर है। तो ये तो हमें पता चल गया भाई, एक से ज्यादा अगर प्रोसेसर है तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलेंगे हम मल्टी प्रोसेसिंग। दूसरा शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है पैरेलल प्रोसेसिंग। अब ये पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। अब एक चीज सुनना, अगर आप लोगों से बोला जाए कि 50 GB की कोई गेम है, 50 GB का कोई गेम है बहुत भारी भरकम, उसको डाउनलोड करना इजी पड़ेगा, या 1 GB का गेम है उसको डाउनलोड करना इजी पड़ेगा, ठीक है। मूवी या गेमिंग की हम बात करते हैं तो वो तो आप सभी ने डाउनलोड कर रखे होंगे, तो मूवी की बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक मूवी है 1 GB की और एक मूवी है 512 MB की, तो किसको डाउनलोड करना इजी पड़ता है, जो कम मेमोरी लेती है ना। तो हम क्या करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग में भी यही सेम कंडीशन की जाती है अप्लाई। पैरेलल प्रोसेसिंग का काम होता है बड़े प्रोग्रामों को, क्या होता है, तो इसका काम होता है बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना। बड़े प्रोग्राम्स को ये क्या करता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये सीपीयू को सारा काम दे देता है, या आप बोल सकते हो प्रोसेसर को काम दे दिया जाता है। अब सुपर कंप्यूटर है, यहाँ पे तो जीबी की बात तो छोड़ ही दो, यहाँ पे सारा प्रोग्राम होता है टेराबाइट में। यहाँ पे सारा काम किसके अंदर होगा, टेराबाइट में होता है या टीबी में होता है। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, अगर मैं टीबी की या टेराबाइट की बात करती हूँ, तो टेराबाइट की अगर आप बात करोगे तो टेराबाइट में 1 TB का कोई स्टोरेज रखना है, 1 TB का पूरा एक प्रोग्राम है। तो क्या करेगा पैरेलल प्रोसेसिंग, उस 1 TB को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगा। क्या करेगा, तो यहाँ पे हमको पता है भाई 1 TB बराबर कितना होता है, यहाँ पर पता है 1 TB बराबर होता है 1024 गीगाबाइट। क्लियर, तो ये क्या करेगा, इस टीबी वाले प्रोग्राम को 10 GB ऐसे कर करके बहुत सारे इस पार्ट में तोड़ देगा और उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए भेजेगा। तो जहाँ 1 टेराबाइट प्रोग्राम करना थोड़ा लेंथी था, वहाँ 10 GB प्रोग्राम करना ईजी बना देता है। तो ये काम होता है पैरेलल प्रोसेसिंग का, और मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक से ज़्यादा प्रोसेसर का काम करना। ठीक है, चलो आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। बिल्कुल सही, देखो मेगाबाइट होता है, ठीक है, मेगाबाइट होता है और ये आपका टेराबाइट होता है। ठीक है, टेराबाइट। अब टीबी में तो आपको हार्ड डिस्क भी मिलने लग गई है। तो ये काम होता है किसका, पैरेलल प्रोसेसिंग का ये काम होता है। क्लियर। अब हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इसमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए।
बिल्कुल सही है। अभी का सुपर कंप्यूटर पेटाफ्लॉप में चलता है। अभी फ्लॉप की भी फुल फॉर्म पूछूंगी, रुक जाओ, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इसकी प्रोसेसिंग की स्पीड की, भाई ये कैसा प्रोसेस कर रहा है, इसकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है, ठीक है, इसकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो किस में मापी जाती है, इसकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो किस में मापी जाएगी, प्रोसेसिंग स्पीड किस में मापी जाती है, तो याद रखना इसकी प्रोसेसिंग स्पीड हमेशा सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड फ्लॉप में नापी जाती है, फ्लॉप्स, ठीक है। अब बताओ फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है, अभी आप बता रही थी, बताना है आपको फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है, क्लियर। हाँ बिल्कुल भाई, याद रखना, ठीक है। तो 3 बजे, दोपहर 3 बजे विवेक सर लेकर आ रहे हैं पूरा आपका एक टाइम टेबल, पूरी चीजों को वहां पर बताने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको पोस्टर दिख रहा होगा साइड में, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका टाइम टेबल आने वाला है ठीक 3 बजे। तो 3 बजे का टाइमर लगा लो, 3 बजे आपको जरूर देखना है। और ये चीज है, आप अभी से प्रतिज्ञा ले लो कि हमें निकाल के रहना है एग्जाम को। नेगेटिव थॉट तो छोड़ ही दो, वो तो आने मत दो। 100% कवर करोगे तो देखते हैं कैसे नहीं होता सिलेक्शन पक्का होगा। बस पढ़ना डेली है और रेगुलर पढ़ना है, ये नहीं शुरू के दिन तो आप लोग बड़े मजे में पढ़ते हो, एकदम से जोश जग जाता है और उसके बाद ढीला पड़ जाता है, ठीक है। तो वो जुनून, वो आग आपकी जलती रहनी चाहिए जब तक सिलेक्शन नहीं होता, जब तक एग्जाम नहीं होते। यहां पे फुल फॉर्म आनी शुरू हुई है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड, ऑपरेशन होगा, ठीक है। बाकी सब सही है। यहां पे अगर मैं फ्लॉप की बात करती हूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। कितने सेकंड में आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, कितने सेकंड में आप काम कर रहे हो, ये इसकी क्या होती है, गति होती है प्रोसेसिंग की। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू। आप बोल सकते हो इसको भिन्न संख्याएं, क्या बोल सकते हैं इसको हम, तो भिन्न संख्याएं इसको हम बोल सकते हैं। अब तक हम बिट बाइट में बात करते थे, अब संख्याओं की बात आ गई है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो हम लिखते हैं ना 2.3 या 4.6, तो ये जो संख्याएं होती हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट में होती हैं। और इसी के ऑपरेशन को कितने सेकंड में आप इतनी फ्लोटिंग पॉइंट को ऑपरेट कर सकते हो, ये हमारा सुपर कंप्यूटर दिखाता है, ठीक है। अगर मैं आधुनिक सुपर कंप्यूटर की बात करती हूँ, अगर मैं आज के टाइम की या फिर मॉडर्न सुपर कंप्यूटर की बात करती हूं, तो जो आपके आधुनिक सुपर कंप्यूटर है या जो आपके मॉडर्न सुपर कंप्यूटर है, तो इस मॉडर्न सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में नापी जाएगी, तो यहां पे लिख लेना जो आपके आज के टाइम के आधुनिक सुपर कंप्यूटर है, तो जो आधुनिक सुपर कंप्यूटर है इनकी स्पीड किस में मापी जाती है, तो आधुनिक सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें, तो पेटाफ्लॉप में, ठीक है। किसमें मापी जाती है, तो ये आपकी पेटाफ्लॉप पे नापी जाती है, पेटाफ्लॉप, बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमें लगते हैं ना कि कहाँ से आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपके यहीं से उठ के आते हैं, क्लियर। चलो भाई जरूर देखना वो, ठीक है। फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे तैयारी करनी है, तो उसी के लिए सर लेकर आ रहे हैं 3 बजे, ठीक है। ओके, हाँ 9 बजे बोला था बट कोई नहीं, आपकी 3 बजे आ रही है, सेम वही बहुत अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब करके वहां पे बताया जाएगा। तो वो टाइम टेबल आप लोगों को जरूर देखना है, ठीक है। कितनी होती है, पेटाफ्लॉप होती है। चलो अब हम बात कर लेते हैं लेटेस्ट, अब हम बात कर लेते हैं भाई जो लेटेस्ट आपका सुपर कंप्यूटर है, लेटेस्ट सबसे ज्यादा स्पीड से चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। लेटेस्ट मतलब अगर मैं अभी की बात करती हूं तो सबसे ज्यादा स्पीड से चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा होगा, जल्दी से बताना है। अच्छा, सुपर कंप्यूटर का प्राइस कितना होता है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होता, 480 मिलियन करोड़ होता है ना। तो इसलिए इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो वैज्ञानिक होते हैं या जो मौसम विभाग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भी मौसम विभाग का अनुमान लगाया जाता है ना। जैसे अनुमान लगा था कि दिल्ली में 17 जुलाई को मानसून आ जाएगा और आ ही गया। तो ये चीज़ मैं आपको बता ही रही हूँ कि जो भारत है वो मानसून के बारे में जो भविष्यवाणी करता है, अनुमान लगाता है, वो आपका दुनिया में सबसे ज़्यादा सटीक अनुमान लगाने वाला मौसम विभाग के ऊपर भारत ही है, ठीक है। चलो, तो ये सुपर कंप्यूटर बताने भी कौन सा है, तो यहाँ पे मैं इसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये लेटेस्ट आपका सुपर कंप्यूटर है जो 2020 में अगर मैं बताऊं तो इसको उपाधि दी गई है कि सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, जापान के फूफाजी याद मत रखना, ठीक है, फूफाजी ट्रिक है याद करने की, फुगाकू नाम होगा, क्लियर। तो ये जापान वालों ने बनाया है और इसका नाम है फुगाकू, इसका नाम है
फुगाकू। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है फुगाकू। ठीक है, वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो इसको याद करने की ट्रिक बताई थी जापान के फूफा जी, वहां से आप फुगाकू याद रख सकते हो। या फिर फुग्गा, फुग्गा मतलब गुब्बारा होता है, वहां से भी आप फुगाकू याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये उपाधि किसको दी गई थी भाई? ये तो अभी हुआ है आपका 23-24 जून के आसपास, है ना। 23-24 जून 2020 में फुगाकू को बनाया गया है, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर। लेकिन इससे पहले ये उपाधि दी गई थी समिट कंप्यूटर को। कौन से कंप्यूटर को? तो समिट कंप्यूटर को, जो कि यूएसए का कंप्यूटर था। कहाँ का था? तो ये यूएसए का कंप्यूटर था। और इसके बाद अभी आपका लेटेस्ट आया है फुगाकू कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जो चीन होता है, चाइना होता है और जो अमेरिका होता है, ये अपनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते रहते हैं, मतलब लड़ते रहते हैं कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी आगे है, हमारी टेक्नोलॉजी आगे है। लेकिन जैसे ही भाई ये कोरोना महामारी फैली उसी के बीच में, तो क्या होता है भाई, जापान बाजी मार जाता है। ठीक है, बाकी पूरा विश्व तो लड़ ही रहा है इस महामारी से। चलिए, तो यहाँ पे समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। नहीं, जुलाई को लॉन्च नहीं हुआ था भाई, जून की बात है, ये जून को लॉन्च हुआ था फुगाकू, मतलब पब्लिकली किया गया था। बंद तो बहुत पहले चल चुका था, लेकिन लोगों को बताया गया था ये जून के टाइम पे। क्लियर? चलो, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल सही है भाई। हाँ, पेटाफ्लॉप का आप लोग पूछ रहे थे कि पेटाफ्लॉप बराबर कितना होता है। तो एक पेटाफ्लॉप बराबर होता है 10 की पावर 15। क्लियर? याद रखना 10 की पावर 15, ये भी क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आप बता सकते हो। यहाँ पे याद रखना एक पेटाफ्लॉप, अभी मैंने आपको बताया जो सुपर कंप्यूटर है आज के, उनकी स्पीड एक पेटाफ्लॉप में नापी जाती है। और एक पेटाफ्लॉप का मतलब होता है 10 की पावर 15 फ्लॉप। क्लियर? ठीक है, चलो बस इतना याद रखना यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे समझ में आ गया, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जो कि जापान का है। इसने समिट को पीछे छोड़ दिया है। तो अगर अब क्वेश्चन आता है तो आप फुगाकू लगाओगे। लेकिन अगर फुगाकू ऑप्शन में नहीं देता है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए और फुगाकू ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन समिट दे रखा है, तो आप आंसर समिट लगाना। ठीक है, चलो आगे चलते, अब आते हैं हम थोड़ा भारत की तरफ। भारत हमारा पीछे थोड़ी ना है ना। तो अब हम भारत की तरफ चलते हैं। तो अब आप देखोगे इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। यहाँ पे अब आपको बताना है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और किस व्यक्ति को इसका श्रेय जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का पितामह किसको बोला जाता है। तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, एक बार बताना है जल्दी से। और लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है वो भी बता देना। ठीक है, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर, और इसी के साथ बता देना लेटेस्ट। ठीक है, अभी जो आपका हाल ही में सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, ये भी आप लोगों को बताना है, सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर। और भी हम सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। लगभग भारत के अंदर 11 सुपर कंप्यूटर हैं, लगभग भारत के अंदर 11 सुपर कंप्यूटर है। क्लियर? लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे जिससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो परम 8000 आना स्टार्ट हो गया है। वेरी गुड, बिल्कुल सही, यहाँ पे पूरा आंसर भी आ रहा है। विजय भाटकर वो कौन थे? तो इसके निर्देशक थे, डायरेक्टर थे सीडैक कंपनी के। ठीक है, चलो पहला सुपर कंप्यूटर बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था आपका? परम 8000। पहला सुपर कंप्यूटर था हमारा परम 8000। कहाँ गया 8000? चलो अभी लाएंगे हम 8000 को। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं तो भाई पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, और ये बनाया था किस कंपनी ने? तो सीडैक कंपनी के द्वारा ये बनाया गया था, सीडैक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और ये कंपनी कहाँ पे स्थित है? तो पुणे में। इस कंपनी के निर्देशक कौन थे? तो इस कंपनी के निर्देशक थे विजय भाटकर। ठीक है, विजय भाटकर क्या थे? तो भाई इस कंपनी के निर्देशक थे, इस कंपनी के निर्देशक थे। तो इनको ही बोला जाता है कंप्यूटर के पापा जी, सुपर कंप्यूटर के पापा जी इंडिया के अंदर। ठीक है, पितामह या फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखिए। राहुल कोहली जी, ये सब मैंने पढ़ाया था, बट यहाँ पर आप सुपर कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ोगे तो यकीन मानो कभी भूल ही नहीं सकते, चाहो भी तो भी नहीं भूल सकते। ठीक है, चलो, और भूलना तो है ही नहीं। ठीक है, चलो सीडैक की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होती है? अच्छा, कब बना था और सीडैक की फुल फॉर्म क्या होती है, एक बार बता देना। हाँ बिल्कुल सही है, परम का ही, परम के तो बहुत सारे विकसित रूप बने हैं। परम युवा बना है, परम के परम पदम बना है, तो बहुत सारे इसके विकसित रूप बने हैं। पूरा ये परम की सीरीज चली थी। ठीक है, पुणे से चली थी। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होगी सीडैक कंपनी की? तो बिल्कुल सही है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। क्लियर? तो ये इसकी फुल फॉर्म है सीडैक
कंपनी की, जो कि पुणे में था। बना कब था ये? तो 1991 में, 1991, 19 और फिर उल्टा कर दो 91 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, याद रखना भाई। ये डायरेक्टर थे, कौन थे? तो ये निर्देशक थे भाटकर जी, तो इनको ही बोला जाता है विजय भाटकर। क्लियर? चलो, तो अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर की। इसका भी आप लोग आंसर कर रहे थे, ठीक है, इसका भी आप लोग आंसर कर रहे थे, तो बिल्कुल सही आंसर था इसका। तो क्या आंसर यहां पर आप लोगों का आ रहा है? देखो, उसके लिए कौन सी क्लास कब चलेगी? तो आपका 3 बजे आ रही है। क्या 3 बजे आ रही है आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन? सर लेकर आ रहे हैं, विवेक सर, तो उसको जरूर देखिएगा, सारे डाउट जितने भी मन में है ना क्लियर हो जाएंगे। चलो, तो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है आपका प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर। और प्रत्यूष के साथ साथ मिहिर का भी नाम दे देता है। प्रत्यूष और मिहिर को एक ही कंप्यूटर माना जाता है, ये दोनों मिलकर ही आपका काम करते हैं। ठीक है, कई बार अकेले प्रत्यूष दे देगा, नहीं तो मिहिर के साथ देगा, याद रखना। प्रत्यूष मिहिर ये आपका लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है। किसने बनाया था प्रत्यूष और मिहिर सुपर कंप्यूटर को? तो कौन सा है ये? बिल्कुल सही भी, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है। ये बनाया गया था किसके द्वारा? तो ये बनाया गया था आपके इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा। और अगर हम बात करते हैं प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर की, तो सबसे अच्छा ये मौसम विभाग के लिए इस्तेमाल होता है। इसको इस्तेमाल किया जाता है मौसम विभाग के लिए, मौसम की मतलब पूर्ण अनुमान लगाने के लिए कि कब बारिश होने वाली है, कब बारिश नहीं होगी, कब मॉनसून घूमकर चला जाएगा, कब चक्रवात आ सकता है, साइक्लोन कब आएगा। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया है और इसको रखा गया है नोएडा के अंदर। कब बना था ये? तो 2018 में। ज़्यादा तो पूछेगा नहीं, बट अगर पूछ भी ले तो याद रखना जनवरी 2018 में इसका निर्माण हुआ था। अब तक का भारत का नंबर 1 सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। क्लियर? चलो, पिछली क्लासेस कहाँ से देखो? तो भाई पिछली क्लासेस आप देख सकते हो, इसकी 5th नंबर की क्लास तो इसी चैनल पे मिल जाएगी, एग्जामपुर पर ही कल हुई थी। और जो इससे पहले की क्लासेस है, जो 4 क्लास होंगी, वो एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर होंगी। ठीक है, तो आप वहां से सर्च कर सकते हो, क्योंकि कल ही हमारा चैनल रिलीज हुआ है ना। तो हमारा चैनल कल से आ गया था भाई वापस अपने घर, तो इसलिए हम एग्जामपुर से डिफेंस वॉरियर से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था। तो स्टार्टिंग की 4 क्लास आपको एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर मिलेंगी। क्लियर? इतना याद रखना प्रत्यूष के बारे में। चलो, आगे हम बात करते हैं अनुपम कंप्यूटर के बारे में। अनुपम भी आपका कौन सा कंप्यूटर था? तो अनुपम भी आपका एक सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुपम सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो आपको बताना है अनुपम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, किसको श्रेय जाता है, और वो जगह कहाँ थी जहां पर इसको बनाया गया था। ठीक है, अनुपम भी आपका एक सुपर कंप्यूटर है। क्लियर? अनुपम क्या है? तो अनुपम भी एक सुपर कंप्यूटर है। चलो, अनुपम की अगर हम बात करते हैं तो किसने बनाया था ये? तो ये बार्क के द्वारा बनाया गया था। अनुपम किसके द्वारा बनाया गया था? तो बार्क के द्वारा बनाया गया था। बार्क की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या हो जाएगी इसकी? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो लिखना भाभा, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये आपका क्या था? तो इसने बनाया था अनुपम सुपर कंप्यूटर को, अनुसंधान केंद्र। और भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे? ये मुंबई में, ये भी याद रखना। ठीक है, भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में। कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे याद होगा इतना आपको कि भाई मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और इसके द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर अनुपम था। टोटल 11 कंप्यूटर हैं अप्रॉक्सीमेट, और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं तो 11 में से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। इसके बाद एक और सुपर कंप्यूटर आता है जिसका नाम है फ्लो सॉल्वर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर की हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट लिखना आता है आपका फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर। अब ये फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर क्या है और कहाँ पर इसका निर्माण हुआ? फ्लो सॉल्वर, ठीक है, फ्लो सॉल्वर आपका ये सुपर कंप्यूटर है। एक मिनट यहाँ पे लिख लेना, फ्लो सॉल्वर ये आपका क्या हो जाएगा? एक सुपर कंप्यूटर होगा फ्लो सॉल्वर। और किसके द्वारा ये बनाया गया था, कहाँ पर ये बनाया गया था, जो क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं उसको हम आगे डील करेंगे। तो फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था और कहाँ बनाया गया था? अजीत यादव जी नोट करना है, इसे नोट करोगे ना तो सीधा आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है, देखो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे चीज़ें और मैं गारंटी देती हूँ अगर आपने पूरे 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ी है ना, तो जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं अगर मैंने 100% पढ़ाया है तो उसमें से 80% आपको जरूर आता है। नहीं तो अभी चेक कर लेंगे, बस ये चीज़ करवा दो उसके बाद चेक कर लेते हैं कि आया या नहीं आया। ठीक है,
चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फ्लो सॉल्वर की, तो फ्लो सॉल्वर बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर आ रहा है, नाल के द्वारा, जो कि हैदराबाद में है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। और नाल की फुल फॉर्म क्या होगी, तो भाई इसको बनाने वाली कौन सी लेबोरेटरी थी, तो वो थी आपकी नाल लेबोरेटरी। और नाल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी। क्लियर, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, लिख लेना यहाँ पर, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी। क्लियर, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी, ये क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और कहाँ पर है ये, तो ये आपका हैदराबाद में है। कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में है। और इस कंप्यूटर को क्यों बनाया गया था, या क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, हैदराबाद, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई किसके लिए बनाया गया था ये फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर, तो आप याद रखना DRDO के लिए ये सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। DRDO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, DRDO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो याद रखना है भाई इतना आपको, ये जो फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर बना था ये DRDO के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये DRDO के लिए बनाया गया सुपर कंप्यूटर था, के लिए बनाया गया सुपर कंप्यूटर था। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, सुपर कंप्यूटर, ऐसी का मतलब सुपर कंप्यूटर। क्लियर, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हैदराबाद, बिल्कुल सही, हैदराबाद में ये आपकी नेल, जिसका मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी। क्लियर, अब आपको बताना है भाई, आपको बताना है, बना 1980, बिल्कुल सही है। DRDO की फुल फॉर्म क्या होगी, DRDO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम DRDO की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो भाई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। फ्लो सॉल्वर नेल है और हैदराबाद DRDO के लिए बनाया गया सुपर कंप्यूटर। एक मिनट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भाई यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट कर लेना। क्लियर, यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट कर लेना, बिल्कुल सही है भाई। ये किसके थ्रू बना था, तो ये नेल के थ्रू बना था, हैदराबाद में बना था। लेकिन DRDO के लिए बनाया गया था पर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ था। DRDO के लिए बनाया जरूर गया था, यहाँ से एक बार इसको अलग से लाइन में लिख लेना, ठीक है। DRDO के लिए बनाया जरूर गया था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया था, 100% सक्सेस नहीं हो पाया था, नहीं काम कर पाई थी हमारी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर। फिर इसके लिए एक और कंप्यूटर बनता है और इसके लिए जो सीरीज निकलती है वो सीरीज निकलती है पेस सीरीज। तो यहाँ पर पेस याद रखना, DRDO से संबंधित पेस है, ठीक है, यहाँ पर पेस याद रखना। तो जो पेस सीरीज है वो DRDO के मकसद से ही निकलती है और पेस सीरीज सक्सेस भी होती है। तो DRDO के लिए बनी थी, डिफेंस के लिए बनी थी, तो इस सुपर कंप्यूटर को, इस सीरीज के सुपर कंप्यूटर को उपाधि मिल जाती है DRDO की हेल्प करने के लिए। क्लियर, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपस में क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पेस की, तो पेस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक, ठीक है, प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक लिख लेना, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटिंग। यहाँ पे लिखना प्रोसेसर फॉर, किसके लिए बना था ये, तो एरोडायनामिक कंप्यूटिंग एंड इवोल्यूशन, एरोडायनामिक कंप्यूटिंग एंड इवोल्यूशन, ये इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस लिए, DRDO की वजह से, ठीक है। एंड इवोल्यूशन, तो ये आपका क्या बना था, ये आपका कंप्यूटर बना था, ये एक सीरीज बनी थी सुपर कंप्यूटर की, जो किसके थ्रू बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी जो आपका अनुराग केंद्र है, अनुराग की भी फुल फॉर्म है, अनुराग कंप्यूटर भी हमने हैदराबाद पढ़ा ना, तो जो अनुराग केंद्र है, क्लियर, तो उसी के थ्रू ये बनाया गया था, अनुराग के द्वारा ही इसको निर्माण किया गया था। अनुराग की भी फुल फॉर्म है, अनुराग की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल भाई। ये क्लास आपकी रोज होती है, डेली होती है, डेली 1 बजे क्लास होती है, मिस मत करना, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और बाकी हम टेस्ट भी करते रहेंगे, जैसे थ्योरी पढ़ ली तो उसके बाद टेस्ट भी होगा उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और एक और बात बता दूं, अच्छा कल मैंने 27 बोला था, किसी ने बताया नहीं भाई, 26 होगा संडे। हाँ चलो, जो 26 जुलाई आ रही है आप लोगों की है ना, हम सभी की 26 जुलाई आ रही है ना, संडे है 26 जुलाई को, और 26 जुलाई को सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए आ रहा है एक मैराथन या मास्टर क्लास आप कह सकते हो। उसमें CCC से रिलेटेड सारे 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन MCQ के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के होंगे। तो भाई क्लास को जरूर लेना है। क्लियर, चलो, अनुराग की फुल फॉर्म क्या होगी बताया नहीं किसी ने,
अनुराग की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड, यहां पे लिखना इसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है, एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, जो कि कहाँ का है? हैदराबाद का है। एनालिसिस ग्रुप ये कहाँ का है? तो ये आपका हैदराबाद का है और इसी के द्वारा बना है पेज सीरीज, जिसके बहुत सारे कंप्यूटर आए और ये हमारी रक्षा के लिए या डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो चाहे रॉकेट भेजने की बात हो, चाहे सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात हो, चाहे बहुत बड़े बड़े अनुमान लगाने की बात हो, चाहे सैटेलाइट पे नजर रखने की बात हो, तो ये सारा काम होता है हमारे सुपर कंप्यूटर का। क्लियर? आया समझ में? चलो, तो भाई क्लास आपको समझ में आई होगी। कैसी लगी क्लास तो आप लोगों को बताना है, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर फीडबैक देना क्लास का, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं होमवर्क दे देती हूँ, कुछ तो बनता है आप लोगों के लिए भी करने के लिए, तो आप लोगों को मैं होमवर्क देती हूँ और वो आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। और क्लास में डेली होमवर्क मिलेगा और डेली मुझे ऑफलाइन कमेंट में देखना है। बाकी देखो, जो आप लोगों के डाउट रहते हैं क्लास में, अगर जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड एक चुन्नू मुन्नू भी डाउट है ना, तो उसे ऑफलाइन कमेंट में पूछ लेना और उसको मैं नेक्स्ट डे मतलब कल के टाइम शुरू के 5 या 10 मिनट में सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो डाउट आप ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी के साथ अगर मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, तो होमवर्क आप लोगों के लिए है, क्या होमवर्क दिया जाए? ठीक है, आप लोगों के होमवर्क है कि जो ये सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है, जिस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर के अंदर कितने बिट की या फिर कितने मेमोरी की रैम लगी होती है और कितना रोम होता है। रैम रोम होते भी हैं या नहीं होते हैं? क्या सुपर कंप्यूटर के अंदर हम हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं? और सुपर कंप्यूटर के अंदर फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल होता है, तो इसकी कितनी मेमोरी या कितनी स्टोरेज होती है? तो ये आपका होमवर्क है। होमवर्क आप लोगों को जरूर करके बताना है। नहीं होगा या जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी ऑफलाइन, मतलब कल की क्लास के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो क्लास को करते हम यहाँ पर एंड। आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन, यूपीएसआई का निश्चय बैच लॉन्च हो चुका है, तो वो आप लोग में से जिनका भी भाई तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग चाहते हैं वर्दी पहनकर 2 सितारे लगाकर देश की सेवा करना, तो आप लोगों के लिए यूपीएसआई का निश्चय बैच लॉन्च हो चुका है। इसी के साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी आपका बैच लॉन्च हो चुका है। बिल्कुल शुरू से यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, लाइव क्लासेस होंगे, डाउट सेशन वहां पर करवाया जाएगा। इसी के साथ परिवर्तन बैच एक बार दोबारा से रीओपन कर दिया गया है, तो अगर आप इच्छुक हैं या आप चूक गए थे पहली बार परिवर्तन बैच लेने से, तो यहां पर आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं कल अपने टाइम पर ठीक 1 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, क्या आप यूपीएसआई 2020 अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं? तो हम लेकर आए हैं आपके लिए निश्चय यूपीएसआई 2020 बैच। इसके लिए डाउनलोड कीजिए हमारी एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप या फोन कीजिए हमें निम्नलिखित नंबरों पर।